चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? जल्दी से इंटीमेट करें अगर आपको आवाज और वीडियो क्लियर हो तो लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर मेरे पास एक सीरीज आरएल सर्किट है और इस सीरीज आरएल सर्किट में अगर मैं डीसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करेगा उस इंडक्टर के करंट के एक्सप्रेशन को मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। और अगर बेटा आपको इंडक्टर के करंट का एक्सप्रेशन मालूम है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप इंडक्टर के थ्रू करंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जो करंट इंडक्टर से पास करेगा वही रजिस्टर से पास करेगा, वही आपके सीरीज आरएल सर्किट से क्या करेगा, पास करेगा। एक मिनट ठीक है। तो अगर आपके पास एक सीरीज आरएल सर्किट है उसमें आप डीसी वोल्टेज आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप इंडक्टर के करंट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, या फिर आपका जो इंडक्टर का करंट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा उस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। जो करंट इंडक्टर से पास करेगा वही आपका रजिस्टर से पास करेगा, वही आपके सीरीज आरएल सर्किट से पास करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास एक सीरीज आरएल सर्किट है उसमें डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस सीरीज आरएल सर्किट से जो भी करंट पास करेगा उस करंट के एक्सप्रेशन को कल हम लोगों ने निकाला था। और करंट का एक्सप्रेशन कितना आ रहा था बेटा, दैट इज VDC डिवाइडेड बाई R, that is 1 minus e की power t by tau, where tau is nothing but the time constant of series RL circuit and that is nothing but the L by R will be there। अभी इसी एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा और तरीके से भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी गो फॉर दैट। लिख देता हूं मैं, आपके पास लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा है इसलिए मैं बगल में लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दैट इज अगर आपके पास एक सीरीज RL सर्किट है और इस सीरीज RL सर्किट में आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, परफेक्ट डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, या फिर आप डीसी वोल्टेज बोल सकते हैं, डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करेगा उस इंडक्टर के करंट के
एक्सप्रेशन को, दैट इज ILT के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। इंडक्टर का करंट बोलिए या फिर सीरीज RLC सर्किट के करंट को बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इंडक्टर के करंट का वैल्यू कितना था, फिर एक्सप्रेशन कहते हैं इंडक्टर करंट इज नथिंग बट इक्वल टू VDC डिवाइडेड बाई R, VDC डिवाइडेड बाई R ब्रैकेट में दैट इज 1 माइनस e की पावर t बाई टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, वेयर टाउ इज नथिंग बट द, ये आपके टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज RL सर्किट। और बेटा सीरीज RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होता है बेटा, L बाई R विल बी देयर, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम लोग जनरल फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करें, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन को अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा जनरल वे पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दैट इज इंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करेगा उसका एक्सप्रेशन, दैट इज ILT का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज रिटन एज ए, इस VDC को आप अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस प्रोडक्ट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू VDC डिवाइडेड बाई R माइनस VDC डिवाइडेड बाई R इंटू e की पावर t बाई टाउ, ठीक है। नाउ दिस इज रिटन लाइक दिस। नाउ इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे वे पे लिख देता हूं, इंडक्टर के करंट का एक्सप्रेशन मेरे साथ साथ लिखते चले बेटा, दिस इज VDC डिवाइडेड बाई R। नाउ दिस इज रिटन एज ए, इसको मैं लिख देता हूं दिस इज प्लस और ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस VDC डिवाइडेड बाई R इंटू e की पावर t बाई टाउ, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी नंबर में मैं जीरो को ऐड करूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ा है, यहां मैं जीरो भी लिख देता हूं, ठीक है। या फिर यू कैन बी राइट डाउन लाइक दैट, ठीक है। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, सेम एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडक्टर के थ्रू जो करंट का एक्सप्रेशन है दैट इज VDC डिवाइडेड बाई R। नाउ दिस इज रिटन एज 0 माइनस VDC डिवाइडेड बाई R इंटू e की पावर t बाई टाउ। सेम एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने इसके साथ जीरो लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ा है, किसी भी नंबर में आप जीरो को ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ा है। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, हेलो, इंडक्टर के थ्रू किसी भी टाइम पे करंट निकालना चाहते हैं तो आप इस इंडक्टर के करंट के एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक सीरीज RL सर्किट है, सीरीज RL सर्किट में अगर आपने DC वोल्टेज अप्लाई किया तो इंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करेगा उस करंट का एक्सप्रेशन आप क्या कर सकते हैं, उस इंडक्टर के करंट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडक्टर करंट। किसी भी टाइम पे अगर आपको इंडक्टर का करंट चाहिए तो इस एक्सप्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो VDC डिवाइडेड बाई R क्या होगा, हेलो ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, हेलो VDC डिवाइडेड बाई R क्या है, VDC आप देखेंगे स्टडी स्टेट में, हेलो स्टडी स्टेट पे इंडक्टर कैसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट के बिहेव करता है। स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो बेटा आपका सर्किट में करंट कितना होगा, VDC डिवाइडेड बाई R, और यही करंट इंडक्टर से क्या करेगा, पास करेगा। तो आप बोलेंगे एट द टाइम ऑफ स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का बिहेव करेगा, तो जो करंट बेटा सर्किट से पास करेगा वही करंट रजिस्टर से, वही इंडक्टर से। तो स्टडी स्टेट में इंडक्टर का करंट कितना होगा, VDC डिवाइडेड बाई R। तो दिस इज नथिंग बट द स्टडी स्टेट करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर, दिस इज द स्टडी स्टेट करंट। स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो कितना करंट पास करेगा, VDC डिवाइडेड बाई R। तो VDC डिवाइडेड बाई का स्टडी स्टेट करंट, स्टडी स्टेट करंट, या फिर आप बोल सकते हैं स्टडी स्टेट मतलब t टेंड्स टू इनफाइनाइट, या फिर फाइनली इंडक्टर से इतना करंट क्या करने वाला है, पास करने वाला है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ इनिशियली इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इनिशियली इंडक्टर में कोई भी करंट इनिशियली ओपन सर्किट पे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट तो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर, दैट इज जीरो। तो इस एक्सप्रेशन में जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट द इनिशियल करंट, इनिशियल
करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर, ये क्या है, स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट करंट। तो यहां से आप जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, उसमें आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो किसी भी टाइम पे इंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करेगा, उस करंट के एक्सप्रेशन, दैट इज आईएलटी का एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, हेलो, दिस इज नथिंग बट फाइनल टाइम पे इंडक्टर के थ्रू करंट, दैट इज फाइनल टाइम पे इंडक्टर के थ्रू करंट प्लस इनिशियल टाइम पे इंडक्टर के थ्रू करंट माइनस फाइनल टाइम पे इंडक्टर थ्रू करंट इनटू ई की पावर टी बाई टाउ, where tau is nothing but the time constant of a series RL circuit, where tau is nothing but the time constant of series RL सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट। और बेटा टाइम कांस्टेंट क्या होगा बेटा, L बाई आर विल बी देयर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को बेटा आप यूज कर सकते हैं सीरीज आरएल सर्किट में, जब अगर डीसी वोल्टेज अप्लाई करें तो किसी भी टाइम पे इंडक्टर के थ्रू जो करंट पास होगा, दैट इंडक्टर करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन, इस जनरल इक्वेशन का यूज करके मैं सेम एक्सप्रेशन को निकालने वाला हूं। इस एक्सप्रेशन के लिए आपको तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, फाइनल टाइम पे इंडक्टर के थ्रू करंट, दूसरा इनिशियल टाइम पे इंडक्टर थ्रू करंट, और दूसरा अपने सीरीज आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट। अगर ये तीन चीजें मालूम है तो किसी भी टाइम पे इंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करेगा उस एक्सप्रेशन है, इंडक्टर का करंट बोलिए या फिर आपके पास सीरीज आरएल सर्किट से जो करंट पास करेगा उसका एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो नाउ दिस इज द सर्किट, देखो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, दिखा रहा हूं मैं आपको। सीरीज आर एल सर्किट में अगर मैं डीसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा, डीसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा, तो इंडक्टर के थ्रू ये जो करंट पास कर रहा है आईएलटी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इंडक्टर के थ्रू ये जो करंट पास करेगा एक्सप्रेशन इज नथिंग बट गिवन बाय फाइनल टाइम पे इंडक्टर के थ्रू करंट प्लस इनिशियल टाइम पे इंडक्टर के थ्रू करंट माइनस फाइनल टाइम पे इंडक्टर थ्रू इनटू ई की पावर टी बाई टाउ। तीन चीजें निकालनी। फाइनली इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो व्हाट इज द करंट, वीडीसी डिवाइडेड बाई आर। तो फाइनली इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो फाइनल टाइम पे इंडक्टर थ्रू करंट कितना पास करेगा, वीडीसी डिवाइडेड बाई आर। इनिशियली कोई भी करंट नहीं दिया तो इंडक्टर इनिशियली, अगर कोई भी इनिशियल कंडीशन या फिर कोई भी इनिशियल करंट नहीं इंडक्टर, तो इनिशियली कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। फाइनल टाइम पे वीडीसी बाई आर इंटू ई की पावर टी बाई टाउ। दिस इज इंडक्टर का करंट इज गिवन वीडीसी डिवाइडेड बाई आर माइनस वीडीसी डिवाइडेड बाई आर इंटू ई की पावर टी बाई टाउ। दिस इज वीडीसी बाई आर 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, अभी यूज आने वाला है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इंडक्टर का जो करंट है वो कैसे इंक्रीज करेगा, व्हाट इज द ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा। कितनी देर बाद स्टडी स्टेट में पहुंचेगा, हेलो, एक्सपोनेंशियल, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितनी देर के बाद जीरो हो जाता है, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ये जीरो हो जाएगा, 5 टाउ पे जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, वीडीसी बाई आर विल बी देयर। और जब मैं इसके ग्राफ को बनाऊंगा तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आएगा। कंट्रोल सिस्टम में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दोबारा नहीं बता रहा हूं।
हो गया। चलिए ग्राफ बनाता हूं। आप देखेंगे t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे, हेलो, t इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। यहां भी आप निकालेंगे सेम एक्सप्रेशन से सेम वैल्यू होगी। t इक्वल टू अगर आप जीरो रख देंगे, t इक्वल टू जीरो रखेंगे तो e की पावर जीरो, e की पावर जीरो कितना हो जाएगा? वन। वन माइनस वन कितना हो जाएगा? जीरो। तो करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो। और अब देखेंगे 5 टाइम कांस्टेंट बाद इंडक्टर स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कितना करंट आएगा इंडक्टर से? VDC बाई आर। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर 5 टाउ रखूंगा तो e की पावर माइनस 5 टाउ डिवाइडेड टाउ से टाउ का e की पावर माइनस 5 जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? VDC बाई आर, दैट इज VDC बाई आर, सेम वैल्यू विल बी देयर। तो आपको मैंने बताया हुआ था कि दैट इज e की पावर माइनस 5, इसकी वैल्यू लगभग होती है 0.007 और इसको हम अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लें। कोई भी सिस्टम जो होता है वो 5 टाइम कांस्टेंट बाद स्टडी स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इसकी, क्योंकि मुझे कुछ आपको रेट वेट दिखाना है, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आगे जब मैं प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा तो मुझे रेट का रिक्वायरमेंट होगा, करंट का रेट। ठीक है, ओवर करंट से प्रोडक्शन, इसलिए मैं ये सब चीजें बताता चल रहा हूं, मुझे मालूम है कि आपको आता है। चलो, तो मैं करंट का ग्राफ बना रहा हूं। इंडक्टर के करंट का एक्सप्रेशन है VDC बाई आर, दिस इज 1 माइनस e की पावर t बाई टाउ। नाउ आई कैन बी मेक द ग्राफ। इंडक्टर से इनिशियली कितना करंट पास करेगा? जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट है। एक्सप्रेशन से भी सेम आना चाहिए, t इक्वल टू जीरो रखेंगे तो e की पावर जीरो, ये हो जाएगा 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? जीरो। तो करंट ही जीरो। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। और बेटा कितनी देर के बाद इंडक्टर स्टडी स्टेट में पहुंचेगा? 5 टाइम कांस्टेंट बाद। तो 5 टाइम कांस्टेंट बाद जब इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो कितना करंट पास करेगा? VDC बाई आर। इस एक्सप्रेशन में भी सेम आना चाहिए। जब मैं यहाँ 5 टाउ रखूं, टाइम से टाउ का e की पावर माइनस 5, ये जीरो हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? VDC बाई आर। तो स्टडी स्टेट पे इंडक्टर जो है, इंडक्टर का करंट कितना हो जाएगा? दिस इज VDC बाई आर, दिस इज द स्टडी स्टेट करंट। कितनी देर बाद इंडक्टर स्टडी स्टेट को अचीव करेगा? 5 टाइम कांस्टेंट बाद, दैट इज 5 टाउ। कितनी देर बाद? 5 टाइम कांस्टेंट। जैसे जैसे बेटा आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, ध्यान सुनो, जैसे इनिशियली इंडक्टर बहुत ज्यादा पोजीशन ऑफर करेगा, फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा इसका पोजीशन कम होता जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा। हेलो, इनिशियली इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेव करेगा, कितना पोजीशन? इनफाइनाइट, तो करंट कितना है? जीरो। उसके बाद इसका अपोजिशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तो करंट बढ़ता जाएगा। और फाइनली 5 टाइम कांस्टेंट के बाद इसका पोजीशन जीरो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पोजीशन जीरो, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा VDC बाई आर। तो इंडक्टर जो है क्या करता है? जितना बड़ा इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा पोजीशन। इनिशियली इंडक्टर ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनिशियली आपका बहुत ज्यादा पोजीशन होता है तो करंट जीरो होता है, फिर उसका पोजीशन कम होने लगता है तो करंट बढ़ने लगता है। और 5 टाइम कांस्टेंट बाद शॉर्ट सर्किट मतलब 0 वोल्ट, अब पोजीशन जीरो, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। सेम चीज विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा इंडक्टर का जो करंट है इनिशियली जीरो करंट, उसके बाद करंट बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा बेटा? कैसे बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। और 5 टाइम कांस्टेंट बाद करंट बढ़ के कितना पहुंच जाएगा? दैट इज VDC बाई आर। तो दिस इज द करंट या फिर दिस इज द ग्राफ। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इंडक्टर का करंट बढ़ता जाएगा और 5 टाइम कांस्टेंट बाद इंडक्टर स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा। नाउ दिस इज द स्टडी स्टेट करंट। एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन? ये करंट कैसे इंक्रीज करे? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। हेलो, दिस इज द एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। कई बार आपको ग्राफ बता चुका हूं इसलिए बता नहीं रहा हूं। VDC बाई आर 1 माइनस e की पावर t बाई टाउ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। ठीक है, चल अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर मैं इंडक्टर को बढ़ा दूंगा तो क्या होगा। इंडक्टेंस को बढ़ाने पे मैंने बताया था कि अगर आप सर्किट के इंडक्टेंस को बढ़ा देंगे तो इंडक्टर का पोजीशन बढ़ जाएगा, तो करंट का बढ़ने का रेट, जितना बड़ा इंडक्टेंस उतना बेटा करंट को पोजीशन प्रोवाइड करेगा, तो उतना धीमे धीमे करंट बढ़ेगा। di/dt की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा है तो बेटा, अगर करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा है तो एक निश्चित वैल्यू पे पहुंचने में उसको कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर करंट स्लोली स्लोली बढ़ रहा है तो एक निश्चित वैल्यू पे पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान से देखिए।
अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों ने बना लिया होगा। चलो, मेरे ख्याल से बना लिया है। चलो देखिए, मेरे पास एक सीरीज आरएल सर्किट है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज सीरीज आरएल सर्किट है। इसमें मैंने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया, डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है। अभी मैंने इंडक्टेंस की वैल्यू L1 ली है। अभी मैंने इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी ली है? L1 ली है, L1। तो बेटा किसी भी टाइम पे इंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करेगा उसका एक्सप्रेशन कितना होगा? लो अभी मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, इंडक्टर के थ्रू जो करंट होगा कितना होगा बेटा? VDC बाई R, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, दिस इज 1 माइनस e की पावर t बाई टाउ 1, वेयर tau 1 is nothing but the time constant of siege circuit, that is nothing but the L by R. What is the value of L? L की वैल्यू कितनी रखी है? L1, इसलिए मैंने टाइम कांस्टेंट को tau 1 रखा है। L1 के करस्पॉन्डिंग टाइम कांस्टेंट tau 1 है, L1 by R। ठीक है, अभी मैंने इंडक्टेंस की वैल्यू कम रखी है। अगर हेलो हेलो इंडक्टेंस अगर मेरा कम है, L1 की वैल्यू कैसी है? L1 मेरा कम है, तो अगर इंडक्टेंस कम है तो इसका पोजीशन कम होगा। अगर पोजीशन कम होगा, इफ इंडक्टेंस इज लेस तो DI बाई dt इज हाई। हेलो, अगर इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो पोजीशन कम होगा, तो करंट काफी तेजी से बढ़ेगा। तो करंट का जो बढ़ने का रेट होगा वो क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। दिखा रहा हूं, अगर करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा है तो करंट एक निश्चित वैल्यू पे स्टडी स्टेट में पहुंचना है। हेलो, स्टडी स्टेट पे करंट को पहुंचना है 5 टाइम कांस्टेंट। तो अगर करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा है तो करंट एक निश्चित वैल्यू पे कम टाइम पे पहुंचेगा। ठीक है, उसको मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ग्राफ बना रहा हूं। नाउ इंडक्टर के करंट का वेरिएशन में ड्रॉ कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नाउ स्टडी स्टेट में वैल्यू कितनी होगी? इंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करेगा स्टडी स्टेट में कितना करंट पास करेगा? VDC डिवाइडेड बाई R। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। हेलो, इंडक्टेंस मैंने L1 रखा है तो टाइम कांस्टेंट कितना है? टाउ 1। तो बेटा जो करंट होगा वो स्टडी स्टेट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 टाइम कांस्टेंट। तो बेटा जो करंट होगा वो स्टडी स्टेट में कितनी देर बाद पहुंचेगा? दैट इज 5 टाउ 1। दिस इज द ग्राफ। दिस इज द करंट। अभी मैंने टाइम कांस्टेंट में कितना रखा है? टाउ 1, जो कि है L1 बाई R। ठीक है, L1 बाई R। अब मैंने अपने इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया बेटा। हेलो, इंडक्टेंस बढ़ा रहा हूं। पहले मैंने इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी रखी है? पहले मैंने इंडक्टर की वैल्यू रखी है L1। अब मैं अपने इंडक्टेंस को बढ़ा रहा हूं। ठीक है, इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, दैट इज इंडक्टेंस की वैल्यू मैंने कर दी L2। नाउ आई कैन बी इंक्रीज द इंडक्टेंस। मैं अपने सर्किट में, हेलो सीरीज आरएल सर्किट में इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं। इंडक्टेंस की वैल्यू को मैंने क्या किया? बढ़ाया। अगर मैंने इंडक्टेंस को बढ़ाया, इंडक्टेंस को बढ़ा के L1 से कितना कर दिया? L2। इंडक्टेंस को बढ़ा के मैंने इसको कितना कर दिया? L2। और L2 की वैल्यू क्या है? L1 से बढ़ी है। ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं। अगर आपने सर्किट में इंडक्टेंस को बढ़ा दिया, हेलो अगर आपने सर्किट में इंडक्टेंस को बढ़ा दिया तो ये जो करंट है ना, इंडक्टर का करंट, इसका बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट के बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। हेलो, इंडक्टेंस को आपने बढ़ा दिया, पहले इंडक्टेंस आपने कम रखा था, ध्यान से देखिए, पहले आपने इंडक्टेंस L1 रखा था जो कि क्या था? कम था। अगर इंडक्टेंस कम था तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? कम थी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, पहले मेरा जो है इंडक्टेंस कम था, दैट इज, या फिर आप बोल सकते हैं L2 की वैल्यू क्या है? L1 से बड़ी है। क्योंकि बेटा इंडक्टेंस अगर मेरा कम है तो टाइम कांस्टेंट भी कम था। इंडक्टेंस को मैंने बढ़ा दिया तो टाइम कांस्टेंट भी बढ़ गया।
जो जब मैं इंडक्टेंस को L2 रख रहा हूं तो टाइम कांस्टेंट को टाउ2 मान लो, ठीक है। टाउ2 कितना हो जाएगा L2/R। इंडक्टेंस की वैल्यू आपने बढ़ा दी तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाए। पहले टाइम कांस्टेंट कितना था बेटा टाउ1, अब टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा टाउ2, ठीक है। लिख रहा हूं बेटा, चूंकि L2 की वैल्यू L1 से बड़ी है इसलिए टाइम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो बेटा करंट को इस बार स्टडी स्टेट पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। इस बार बेटा करंट कितनी देर में स्टडी स्टेट पहुंचेगा 5 टाउ2। इस बार बेटा जो मेरे इंडक्टर का करंट होगा वो 5 टाउ2 टाइम पे स्टडी स्टेट पहुंचेगा। तो ग्राफ मेरा ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा? हेलो, ग्राफ मेरा ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा? स्टडी स्टेट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 5 टाउ2। ग्राफ मेरा ऊपर से आएगा कि नीचे आएगा? अगर मैं इंडक्टेंस बढ़ा दूंगा, इंडक्टेंस बढ़ाने से करंट का बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। हेलो, करंट जिस रेट से बढ़ रहा था वो रेट कम हो जाएगा, di/dt की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस बार करंट को एक निश्चित वैल्यू तक पहुंचने में, स्टडी स्टेट पहुंचने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ग्राफ मेरा नीचे से आएगा। दिस इज द ग्राफ। जैसे ही आपने इंडक्टेंस को बढ़ाया तो मेरा करंट का बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इस बार स्टडी स्टेट वैल्यू तो एक निश्चित वैल्यू पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस बार मेरा ज्यादा टाइम बाद जो है करंट कहां पर स्टडी। ये मेरा ग्राफ है किस टाइम कांस्टेंट टाउ2 जो कि कितना है L2/R। इंडक्टेंस आपका क्या था ज्यादा था तो टाइम कांस्टेंट भी क्या था ज्यादा था, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा यहां इंडक्टेंस कम था तो टाइम कांस्टेंट कम था, टाइम कांस्टेंट को तो स्टडी स्टेट वैल्यू पे ज्यादा पहुंचेगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, अब मैं सारा रिजल्ट लिख रहा हूं। यहां पर इंडक्टेंस की वैल्यू क्या थी बेटा कम थी, इंडक्टेंस की वैल्यू कम थी तो करंट का बढ़ने का रेट क्या था ज्यादा। इंडक्टेंस कम था तो अपोजिशन कम था, पोजीशन कम था तो बेटा करंट का बढ़ने का रेट, करंट का बढ़ने का रेट क्या था ज्यादा था। अगर करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा था तो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, ठीक है। हेलो, अगर बेटा इंडक्टेंस कम था तो करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा था, करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा था तो एक निश्चित वैल्यू पे पहुंचने में उसको कम टाइम ले रहा था, ठीक है। ठीक है, तो आपका जो है जो करंट था वो स्टडी स्टेट वैल्यू पे ज्यादा टाइम ले। सीरीज आरएलसी सर्किट में अगर इंडक्टेंस कम होगा तो टाइम कांस्टेंट भी क्या होगा बेटा टाइम कांस्टेंट भी कम होगा। दैट इज टाउ1 की वैल्यू क्या थी कम, टाइम कांस्टेंट इज लेस, टाइम कांस्टेंट भी कैसा होगा कम। इफ इंडक्टेंस इज लेस तो टाइम कांस्टेंट इज आल्सो लेस। ना उसके बाद आप देखेंगे आपने इंडक्टेंस को बढ़ाया, इंडक्टेंस को बढ़ाया, इंडक्टेंस को अगर आपने बढ़ा दिया तो बेटा अपोजिशन बढ़ गया। अगर अपोजिशन बढ़ गया तो करंट का बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा di/dt, करंट का बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। अगर करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है तो एक स्टडी एक निश्चित वैल्यू पे पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेटा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर उसका रेट यहां पर इंडक्टेंस बढ़ा तो करंट का बढ़ने का रेट कम हो गया तो करंट का मैग्नीट्यूड भी कम होगा और साथ ही साथ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, तभी स्टडी स्टेट पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला आपको, इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का बढ़ने का रेट कम होगा। इंडक्टर डज नॉट अलाउ, जितना बड़ा इंडक्टेंस उतना करंट धीमे धीमे बढ़ेगा तो स्टडी स्टेट पहुंचने में भी ज्यादा टाइम लेगा। इफ इंडक्टेंस, पहले इंडक्टेंस कम था तो रेट ज्यादा था तो स्टडी स्टेट पहुंचने में कम टाइम लिया, ठीक है। लेकिन मैंने इंडक्टेंस बढ़ा दी तो करंट अब धीमे धीमे से बढ़ेगा, करंट का रेट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। करंट का रेट अगर कम है तो आप बोलेंगे करंट का मैग्नीट्यूड कम है। और अगर टाइम कांस्टेंट के बारे में बात करूं सीरीज आरएलसी सर्किट में, इफ इंडक्टेंस इज मोर तो टाइम कांस्टेंट इज आल्सो मोर। तो वही चीज मैंने आपको फिर से समझाने की कोशिश की है कि इफ द इंडक्टेंस इज मोर di/dt इज लेस, इफ द इंडक्टेंस इज लेस di/dt इज मोर। चलिए अब क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। कल मैंने आपसे बोला था कि अगर जो है जो मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR होती है वो किस पे डिपेंड करती है,
हेलो, मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर डिपेंड करती है लोड पैरामीटर में। अगर आपने लोड के पैरामीटर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो सेम एससीआर को ऑन करने के लिए जो आप गेट सिग्नल दे रहे हैं, मिनिमम गेट सिग्नल दे रहे हैं, उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हो गया बेटा, आगे चले, हो गया हो तो आगे चले। चलो आप जरा ध्यान से देखिए, कल हमने क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखिएगा, कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था और नोट लिखाया था, सेम क्वेश्चन को आज मैं प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कल मैंने एक एससीआर लिया था, कितने वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट की थी, 100 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट की थी। दिस इज गेट, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, और यहां पर मैंने प्योरली इंडक्टिव लोड लगाया था। इंडक्टेंस की वैल्यू थी 0.1 हेनरी, और यहां पर जो एससीआर है उसका लैचिंग करंट मैंने आपको दिया था 100 मिली एम्पियर, और मैंने पूछा था कि इस एससीआर को ऑन करने के लिए कम से कम कितनी देर तक गेट सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, व्हाट इज द मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर। तो आपने निकाला था मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर को टी मिनिमम से टर्न करते हो, कितना आया था बेटा, ये हेलो आया था 100 माइक्रो सेकंड। कम से कम 100 माइक्रो सेकंड तक गेट सिग्नल देंगे तब जाके एससीआर ऑन हो जाएगा, ठीक है। एससीआर की नेम प्लेट रेटिंग में उसका लैचिंग करंट दिया होता है। अब देखो सेम एससीआर है, मैंने कल बोला था कि अगर मैं लोड के पैरामीटर मतलब लोड इंपीडेंस को चेंज कर दूं, अगर यहां पर मैं 0.5 हेनरी का इंडक्टेंस लगा दूंगा, तो सेम एससीआर को ऑन करने के लिए जो मिनिमम गेट पल्स रिक्वायर्ड हो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मैं चेंज करूं, लोड को चेंज करूं, अगर लोड पैरामीटर को चेंज कर देंगे, लोड को चेंज कर देंगे, तो सेम एससीआर को ऑन करने के लिए जो मिनिमम गेट पल्स विड्थ चाहिए वो चेंज हो जाएगी। तो सेम चीज देखिएगा, ये कल क्वेश्चन मैंने किया था। अब सेम एससीआर ले रहा हूं, हेलो सेम एससीआर सेम सप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन लोड को चेंज किए दे रहा हूं। मैं यहां पर इंडक्टिव लोड की जगह आर एल लोड लगा देता हूं, आर एल लोड लगा दूंगा तो इफ लोड विल बी चेंज, ठीक है, लोड विल चेंज, देन द मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर विल बी चेंज। उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि अगर इस ये लोड आरएल लोड लगाया है तो एससीआर को ऑन करने के लिए कम से कम कितनी देर तक गेट सिग्नल आपको देना पड़ेगा। कल मैंने बताया था कि अगर इंडक्टेंस बढ़ रहा है, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो करंट का बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लैचिंग करंट तक पहुंचने में एससीआर को ज्यादा टाइम लगेगा। हेलो, एनोड करंट को लैचिंग करंट में पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा देर तक आपको गेट सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, गेट पल्स विड्थ बढ़ जाएगी। इंडक्टेंस बढ़ाने का मतलब दैट इज लोड का इंपीडेंस बढ़ा दिया, अगर इंपीडेंस ज्यादा होगा तो करंट को बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट का बढ़ने का रेट अगर कम हो जाएगा तो आपको एनोड करंट को लैचिंग करंट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा देर तक गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे तब जाके एससीआर ऑन होगा। तो सेम चीज ध्यान सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक एससीआर दिया, ध्यान सुनिए, सेम एससीआर ले रहा हूं बेटा, सेम एससीआर। Now this is the SCR I can be consider, ठीक है, this is the SCR, सेम SCR कंसीडर, सेम सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूं, 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूं, सेम SCR यूज किया है, सप्लाई वोल्टेज इज 100 वोल्ट। सेम SCR कैसे मालूम चला, लैचिंग करंट इसका दिया हुआ 100 मिली एम्पियर। देखो सेम SCR कैसे, सेम लैचिंग करंट है, डिफरेंट डिफरेंट एससीआर, डिफरेंट डिफरेंट लैचिंग करंट। अब मैंने क्या कर दिया, इंडक्टिव लोड को हटा दिया, इंडक्टिव लोड को हटा दिया, ध्यान से देखते जाओ, इंडक्टिव लोड को हटा के यहां पर मैंने आर एल लोड कनेक्ट कर दिया। नाउ रेजिस्टेंस की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं 20 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू सेम है, दिस इज द लोड। क्या मैंने लोड के पैरामीटर चेंज कर दिए क्या,
इंडक्टिव की जगह मैंने एक रजिस्टर भी लगा दिया, लोड पैरामीटर चेंज हो जाएगा। हेलो, लोड को चेंज करने पे सेम एससीआर को ऑन करने की जो मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर वो क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कैलकुलेट द मिनिमम गेट पल्स विड्थ required to turn on the SCR। SCR को ऑन करने के लिए कम से कम कितनी देर तक गेट सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और बेटा मिनिमम गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन को हम क्या भी बोलते हैं, क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हो सकता है, कैलकुलेट द टी मिनिमम को क्या बोलते हैं, दिस इज द गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR। बताएं बेटा, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, आपको मुझे आंसर बताने की। इस बार SCR को ऑन करने के लिए कम से कम कितनी देर तक गेट सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR, तो आपका SCR फॉरवर्ड बायस है, गेट सिग्नल देंगे, स्विच कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये स्विच परमानेंटली क्लोज तभी होगा जब एनोड करंट किसके बराबर पहुंच जाएगा, लैचिंग करंट। लैचिंग करंट हमेशा SCR का दिया होता है। तो आपने थायरिस्टर फॉरवर्ड वैसे गेट सिग्नल ने स्विच क्लोज हुआ, एनोड करंट फ्लो करेगा। एनोड करंट का वेरिएशन आपको निकालना पड़ेगा टाइम के साथ। आपका एनोड करंट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, और फिर आप देखेंगे कि आप मान के चलेंगे कि जब आपका एनोड करंट लैचिंग करंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, टी मिनिमम। एनोड करंट लैचिंग करंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, टी मिनिमम। और बेटा यही टी मिनिमम है, इतना। अगर एनोड करंट लैचिंग करंट टी मिनिमम टाइम, तो कम से कम इतने टाइम तक तो गेट सिग्नल अप्लाई करना है। इस टाइम को आपको निकालना है, यही आपकी क्या होगी, मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR। कमलेश, आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। पूजा, पागल हो गई हो क्या? मैंने बोला था कि अगर मैं लोड के पैरामीटर को चेंज कर दूं, हेलो, इंडक्टिव लोड की जगह RL लोड लगाया है, तो मिनिमम गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR चेंज हो जानी चाहिए। सेम कैसे आ रहा है तुम्हारा? गलत है आंसर पूजा। यहां पर देखो, इन दोनों क्वेश्चन में सप्लाई बिल्कुल सेम है, सेम SCR है, लेकिन अगर लोड को चेंज कर देंगे तो सेम SCR को ऑन करने के लिए जो गेट पल्स चाहिए, मिनिमम गेट पल्स चाहिए, वो चेंज हो जाएगी। कल बताया था। अभी तक एक ही लोगों का आंसर आया है, बताएं। आप ही को बताना है, मैं बताऊंगा नहीं। पहले मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कैमरे ओपन करो सभी लोग, देखो मैं क्या करूं। कैमरे ओपन करो।
संतोष जायसवाल, आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। पिंकी, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। सुजीत, तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। कृष्णा ठाकुर, तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। ऋचा, आपका आंसर गलत है। किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा है, कल बताया हुआ था। शुभम गुप्ता, आंसर गलत है। अक्षित, आपका भी आंसर गलत है। एक स्टूडेंट को छोड़ के किसी भी स्टूडेंट का आंसर सही नहीं आया है, जबकि मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं। चलो अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। नाउ दिस इज द सर्किट। ध्यान से देखें, सेम एससीआर लिया, सेम सप्लाई से कनेक्ट किया है, लेकिन अगर आप लोड को चेंज कर देंगे, फिर लोड के पैरामीटर को चेंज कर देंगे, तो एससीआर को ऑन करने के लिए जो मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड है, गेट पल्स जो आप दे रहे हैं, उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी। तो अभी भी गलत है। अब रुक जाओ, अब मुझे क्वेश्चन करने दो, ध्यान से देखें। नाउ दिस इज द सप्लाई। नाउ दैट इज सीरीज आरएल लोड लगा दिया है। दिस इज सीरीज आरएल लोड। रेजिस्टेंस लगाया बेटा 20 ओम का, इंडक्टेंस सेम लगाया 0.1 हेनरी का। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी मिनिमम गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर है, तब एनोड करंट का एक्सप्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए। नाउ दिस इज द गेट, लैचिंग करंट इज 100 मिली एम्पियर, सप्लाई वोल्टेज इज 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज। नाउ दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। क्या मेरा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है? एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, थायरिस्टर बेटा मेरा फॉरवर्ड बायस है। अगर थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है, गेट सिग्नल देंगे तो मेरा डिवाइस टर्न ऑन प्रोसेस को इनिशिएट कर दे। तो यहां से मैंने गेट सिग्नल दिया। नाउ t इक्वल टू 0 पे गेट सिग्नल मैंने प्रोवाइड किया, यहां पर मैंने गेट सिग्नल प्रोवाइड किया t इक्वल टू 0 पे। अब ये गेट सिग्नल कितनी देर तक देते रहने, ये निकाला। तो t इक्वल टू 0 पे आपका एससीआर फॉरवर्ड बैस है, जैसे t इक्वल टू 0 पे आप गेट सिग्नल देंगे, स्विच मेरा क्लोज हो जाएगा, टर्न ऑन प्रोसेस इनिशिएट हो, स्विच मेरा क्लोज हो गया। ध्यान से देखिए, स्विच मेरा क्लोज हो गया, थायरिस्टर विल बी शॉर्ट सर्किटेड। थायरिस्टर शॉर्ट सर्किट हुआ तो थायरिस्टर से क्या फ्लो करेगा? करंट। थायरिस्टर के करंट को हम क्या बोलते थे? एनोड करंट। एनोड करंट। अब आपको इस थायरिस्टर के करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, एनोड करंट को निकालना है। तो स्विच मेरा क्लोज हो गया, स्विच क्लोज होते ही सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो करेगा, थायरिस्टर से करंट फ्लो करेगा, करंट। और बेटा जो करंट थायरिस्टर से फ्लो करेगा, क्या वही मेरा लोड से फ्लो करेगा? क्या? हेलो, जो करंट मेरा थायरिस्टर से फ्लो करेगा, थायरिस्टर के करंट को एनोड करंट बोल रहा हूं, यही करंट किससे भी फ्लो करेगा? आपका लोड से फ्लो करेगा। तो दैट इज सीरीज आर एल सर्किट से कौन सा करंट फ्लो करेगा?
दैट इज एनोड करंट फ्लो करेगा। इसी करंट को मुझे निकालना है। अब ये बताओ, जैसे गेट सिग्नल स्विच क्लोज हो गया, स्विच क्लोज होते ही सारा का सारा सप्लाई वोल्टेज कहां पर पहुंच जाएगा? लोड के क्रॉस पहुंच जाएगा ना सप्लाई वोल्टेज पूरा पूरा। जैसे ही बेटा थायरिस्टर को गेट सिग्नल स्विच क्लोज हो गया, स्विच क्लोज होते ही इमीडिएटली सारा का सारा जो सप्लाई वोल्टेज है 100 वोल्ट मेरा किसके क्रॉस पहुंच जाएगा? लोड के क्रॉस, सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस। कौन सा वोल्टेज आ रहा है? डीसी वोल्टेज आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस पूरा का पूरा ये सप्लाई वोल्टेज अपीयर हो जाएगा, दैट इज 100 वोल्ट। क्लियर है क्या? और बेटा इस सीरीज आरएल सर्किट से कौन सा करंट पास करेगा? दैट इज थायरिस्टर का करंट, एनोड करंट। तो आप देखेंगे अगर मेरे पास एक सीरीज आरएल सर्किट है, उसमें आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो किसी भी टाइम पे इस सीरीज आरएल सर्किट से ये जो करंट पास करेगा, इस करंट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते? अभी अभी बताया था कि अगर मेरे पास एक सीरीज आरएल सर्किट है, उसमें डीसी वोल्टेज अप्लाई किया, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस सीरीज आरएल सर्किट से जो करंट पास करेगा, कौन सा करंट पास करा? एनोड करंट, थायरिस्टर का करंट। इस करंट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं दैट एनोड करंट इज नथिंग बट गिवन बाय द रिलेशन, दैट इज कितना हो जाएगा बेटा? हेलो, VDC डिवाइडेड बाई R कितना होगा? VDC डिवाइडेड बाई R, दिस इज 1 माइनस e की पावर t बाई टाउ। कोई शक हो तो बताओ। जयप्रकाश, रंजन, कोई दिक्कत है क्या एनोड करंट के एक्सप्रेशन को निकालने में? बिल्कुल क्लियर नहीं होना चाहिए। सत्यजीत तुम्हारा आंसर गलत है, महिमा तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है? ध्यान से, दिस इज द एनोड करंट। एनोड करंट का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालिए? टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसा एक्सप्रेशन है बेटा? ये एनोड करंट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो। एक बार ग्राफ और बना के दिखा देता हूं, अगली बार नहीं बनाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। एनोड करंट का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, जैसे ही मैंने थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है, गेट सिग्नल दिया, स्विच क्लोज हुआ, स्विच क्लोज होती पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज कहां पर पहुंच जाएगा? लोड के क्रॉस। सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस डीसी वोल्टेज है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप इस सीरीज आरएल सर्किट से जो करंट पास कर रहा है, करंट के एक्सप्रेशन के कौन सा करंट पास कर रहा है? जो थायरिस्टर का करंट होगा वही आपके इस सीरीज आरएल सर्किट से पास। ये सीरीज आरएल सर्किट का करंट कितना होगा? एनोड करंट। इस करंट के एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी अभी सिखाया था आपको, ठीक है? चलो अब मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है? ग्राफ देखो, एनोड करंट का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, दिस इज एनोड करंट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है? एक्सपोनेंशियली। ये बताओ t इक्वल टू 0 पे कितना करंट होगा? t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 1 माइनस 1, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। और बेटा स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो कितना करंट फ्लो करेगा? VDC डिवाइडेड बाई R, इतना करंट फ्लो करेगा। फिर आप देखेंगे 5 टाइम कांस्टेंट बाद स्टडी स्टेट आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल टर्म। ये एक्सपोनेंशियल के 5 टाइम कांस्टेंट में 0 हो जाएगा, कितना करंट आएगा? VDC बाई R, दिस इज द VDC बाई R। स्टडी स्टेट पे करंट कितना अचीव करेगा? VDC बाई R। कैसा करंट पास करेगा? ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा करंट। एनोड करंट टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। स्टडी स्टेट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 टाइम कांस्टेंट, दिस इज 5 टाइम कांस्टेंट, 5 टाउ, ठीक है? यहां मैं लिख देता हूं वेयर टाउ क्या है बेटा? वेयर टाउ इज नथिंग बट द सीरीज आरएल सर्किट टाइम कांस्टेंट। व्हाट इज द इंडक्टेंस? ये दिया हुआ है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? R दिया हुआ है, दिस इज, ठीक है ना? जब भी जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक ग्राफ और बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, गेट करंट वाला। अगली बार से मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। दिस इज t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे बेटा मैंने गेट सिग्नल दिया, t इक्वल टू 0 पे गेट सिग्नल, जैसे ही मैंने गेट सिग्नल दिया स्विच कैसा हुआ? क्लोज हुआ। क्लोज होते ही इमीडिएटली क्या हुआ बेटा? थायरिस्टर से करंट क्या करेगा? पास करेगा। एनोड करंट पास करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। अब आप देखेंगे एनोड करंट लैचिंग करंट तक पहुंचेगा, तब तक गेट सिग्नल देना। तो मैं मानो हेलो, जैसे ही मेरा एनोड करंट बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा? लैचिंग करंट। अब ये गेट सिग्नल कब तक देना है? जब तक एनोड करंट लैचिंग करंट तक ना पहुंचे। तो मान रहा हूं, देखो ये जो मेरा एनोड करंट है, इसको लैचिंग करंट तक, एनोड करंट को लैचिंग करंट जो कि 100 मिली एम्पियर है, एनोड करंट को लैचिंग करंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? T मिनिमम। मैं हमेशा मानूंगा एनोड करंट को
लैचिंग करंट तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, टी मिनिमम। इतने टाइम तक तो गेट सिग्नल देना पड़ेगा, इतने टाइम तक गेट सिग्नल देना पड़ेगा, दिस इज टी मिनिमम। इतने टाइम तक आपको गेट सिग्नल देना पड़ेगा, और जैसे एनोड करंट लैचिंग करंट तक पहुंच गया सीआर ऑन हो, इसके बाद आप गेट सिग्नल रिमूव कर सकते हो। दिस इज द गेट जो कि पल्स के फॉर्म में है, दिस इज द गेट सिग्नल जो कि पल्स के फॉर्म में गेट सिग्नल दे रहे हैं, और दिस इज द मिनिमम गेट पल्स। ये विड्थ कितनी होगी, हेलो, ये 0 है, ये टी मिनिमम। व्हाट इज द विड्थ, टी मिनिमम। टी मिनिमम निकालना है, तो टी मिनिमम ही आपका मिनिमम गेट पल्स इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द सीआर, दिस इज द टी मिनिमम निकालना है। एक्सप्रेशन मालूम है ना, हेलो। एनोड करंट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली, VDC बाई आर 1 माइनस सी की पावर टी बाई टाउ। अब आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन में आपको मालूम है जब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हेलो, जब इस एक्सप्रेशन में टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू जो है टी मिनिमम हो जाएगी, तो ये जो मेरा एनोड करंट है, एनोड करंट बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगा, लैचिंग करंट। बस एक्सप्रेशन में रख दो, हेलो। एनोड करंट का एक्सप्रेशन क्या था, यहां देखो बोर्ड पे, एनोड करंट टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा था, VDC बाई आर 1 माइनस सी की पावर टी बाई टाउ। एनोड करंट का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में मालूम है, आपको मालूम है जब, हेलो, जब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी मिनिमम, तो एनोड करंट कहां तक पहुंच जाएगा, लैचिंग करंट। पुट करो, यहां टी की जगह अगर मैं टी मिनिमम रख दूंगा तो एनोड करंट कितना हो जाएगा, लैचिंग करंट। रख रहा हूं, ध्यान से देखो, VDC बाई आर 1 माइनस ई की पावर, टी की वैल्यू कितनी रख दी है, टी मिनिमम, टी मिनिमम, तब मेरा एनोड कितना हो जाएगा, तब मेरा जो एनोड करंट है वो पहुंच जाएगा लैचिंग करंट। सारी वैल्यू मालूम है, हेलो, लैचिंग करंट मालूम है, डीसी वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, टाउ मालूम है, टी मिनिमम निकालना। एक इक्वेशन एक करना नहीं निकाल पाओगे। चलो रख रहा हूं वैल्यू, हेलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैचिंग करंट, लैचिंग करंट कितना है, 100 मिली है तो 10 टू द पावर 3 एम्पियर में रखेंगे। सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है, डीसी वोल्टेज आ रहा है 100, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20, 1 माइनस ई की पावर टी बाई टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ। टाउ क्या है, एल बाई आर, जब जरूरत है तो रख देंगे ना। यहां से आपको दिख रहा होगा 100 से 100 कट गया, ये दिस इज 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ। ना 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो ई की पावर माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ 1 माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर -3, दिस इज 1 माइनस 0.020, और जब आप इसको निकालेंगे तो ई की पावर माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ, जैसे 0.98। आपको टी मिनिमम निकालना है, एक्सपोनेंट हटाना पड़ेगा, लॉग ले लीजिए, लॉग बेस ई ln, टेकिंग ln, ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई, लॉग बेस ई को शॉर्ट में ln लिख दें, टेक ln बोथ साइड। के अंदर वैल्यू 1 से कम है तो लॉग की वैल्यू निगेटिव आती है, ये वैल्यू निगेटिव आएगी, लिख रहा हूं, दिस इज लॉग बेस ई टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ, दिस इज लॉग बेस ई 0.98। हेलो, पावर, पावर हमेशा लॉग के बाहर आ जाती है, पावर हमेशा लॉग के बाहर आ जाती है, माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ लॉग बेस ई इंटू ए। नाउ ln के अंदर वैल्यू 1 से कम है, ln के अंदर अगर वैल्यू कम से निगेटिव आएगा, वैल्यू कितनी आएगी जब इसको निकालेंगे, आएगा बेटा, कैलकुलेटर से निकाल के देख लीजिए, दिस इज माइनस 0.0202, ठीक है। और बेटा लॉग में अगर बेस, हेलो, लॉग में आपका बेस और वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, लॉग बेस ई इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दिस इज माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ माइनस 0.0202,
माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहां से मिनिमम गेट पल्स विड्थ आ जाएगी 0.0202 इंटू टाउ। टाउ क्या है? L/R। अच्छा, इसको लिख सकते हैं, 4 अंक के बाद दशमलव है, 202 गुणे 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा L/R। टी मिनिमम 202 गुणे 10⁻⁻⁴, L क्या है? 0.1, दिस इज 20। ठीक है, 2 से कर देते हैं, 101 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो 101 गुणे 10⁻⁻⁴, इसको लिख रहा हूं बेटा, इसको 0.1 इंटू 10⁻⁻1, इसको लिख देते हैं बेटा 1 इंटू 10⁻⁻1 इंटू -1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 101 टी मिनिमम। तो टी मिनिमम हो जाएगा 101, और बेटा ये 4 5 6, दिस इज 10⁻⁻6 सेकेंड, और 10⁻⁻6 क्या आ जाएगा बेटा? मिली माइक्रो, 101 माइक्रो सेकेंड। पिछली बार कितना आया था बेटा? 100 माइक्रो सेकेंड, और इस बार 100। कम से कम 101 माइक्रो सेकेंड तक गेट सिग्नल देना ही पड़ेगा, तब जाके एससीआर क्या होगा, बढ़ गई ना। पिछली बार कम से कम कितनी देर तक देना था? 100, इस बार कम से कम 100। अगर 101 माइक्रो सेकेंड से कम गेट सिग्नल दिया तो एससीआर ऑन नहीं होगा इस बार। यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा? नोट करिए, पिछली बार, हेलो, इंटीग्रल मेथड से 102 माइक्रो, कौन सा इंटीग्रल मेथड यार? कल तो मैंने सॉल्व करके इक्वेशन दिखाई है, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है। नोट करके देखिए, पिछली बार जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, हेलो, पिछला जो क्वेश्चन दिया था उसका इंपीडेंस कम था, इंपीडेंस कम था, तो लैचिंग करंट में आपका जो है एनोड करंट जल्दी पहुंच गया था, तो कम देर तक गेट सिग्नल देना पड़ा था। इस बार लोड का इंपीडेंस बढ़ गया, इंपीडेंस बढ़ गया, इंपीडेंस बढ़ गया, तो करंट का बढ़ने का रेट क्या हो गया? कम हो गया। तो इस बार देर तक पहुंचेगा, देर में एनोड करंट लैचिंग तक पहुंचेगा, तो इस बार ज्यादा देर तक गेट सिग्नल देना पड़ेगा। भैया जिस किसी भी मेथड से लगाओ भैया, जो है तो आंसर उतना ही आएगा। अरे तो 2-3 जीरो तक आगे लो ना यार, पिंकी पिंकी, तुमने 0.02 लिया, कम से कम 3-4 डिजिट तक लोगे तभी तो डिफरेंस दिखेगा, आगे की वैल्यू छोड़ दोगी क्या? ठीक है, तो नोट करके लिखें, नोट करके, ये मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन कराया, नोट करके लिखना है। क्वेश्चन में मैंने क्या किया है? लोड को चेंज किया है, लोड का इंपीडेंस बढ़ाया, लोड का इंपीडेंस बढ़ाया तो करंट का बढ़ने का रेट क्या हो गया? कम हो गया। अगर करंट का बढ़ने का रेट कम हो गया तो बेटा एनोड करंट को लैचिंग करंट तक पहुंचने में, अगर करंट का रेट कम है तो एक फिक्स वैल्यू तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। so that T minimum is increased, minimum gate pulse required to turn on the SCR will be increased. यहां मैं लिख देता हूं, अगर एनोड करंट का बढ़ने का रेट है तो लैचिंग करंट, एनोड करंट को, एनोड करंट को लैचिंग करंट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपको और एक करा देता हूं, सेम कॉन्सेप्ट है, वो क्वेश्चन भी आप ही को करना है, मुझको नहीं करना है। लिखें क्वेश्चन,
थायरिस्टर के करंट का एक्सप्रेशन हमेशा टाइम पे। अच्छा, ये चीज अब मैं आपको ग्राफ बार बार नहीं बना के दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। मैं हमेशा क्या मानूंगा, हेलो, एनोड करंट लैचिंग करंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, टी मिनिमम। एनोड करंट लैचिंग करंट तक पहुंचेगा टी मिनिमम, और कम से कम इतने टाइम तक ही गेट सिग्नल देना पड़ेगा, टी मिनिमम। यही गेट पल्स इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन। जब आपकी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी मिनिमम, तो एनोड करंट बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, लैचिंग करंट। अगर मेरा टाइम टी की वैल्यू टी मिनिमम है, तो एनोड करंट इस टाइम पे पहुंच के कहां तक पहुंच जाएगा, टी मिनिमम पे, ये लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगा। ये हमेशा मान के चलूंगा, बार बार ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। Now, this is the SCR. This is gate. This is series RL circuit. आइनोड करंट या फिर थायरिस्टर के करंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ये याद रखिएगा क्वेश्चन में। यहां पर मैंने सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट किया है, 100 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट की है। नाउ यहां पर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मान रहे हैं R1 जिसकी वैल्यू है 20 ओम। यहाँ पर इंडक्टेंस L1 है जिसे 0.5 हेनरी का लगा है, और यहाँ पर R2 लगा है रेजिस्टेंस, दैट इज 5 किलो ओम। R2 की वैल्यू है बेटा 5 किलो ओम, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 5 किलो ओम का रजिस्टर लगा, और बोल रहा है लैचिंग करंट आपको दिया है SCR का, दिस इज 50 मिली एम्पियर, दिस इज द लैचिंग करंट। बोल रहा है फाइंड द मिनिमम गेट pulse width required to turn on the SCR। ऑप्शन दे देता हूं, या फिर उसी को बोलते हैं फाइंड टी मिनिमम। ऑप्शन ए 250 251 माइक्रो सेकेंड, 150 माइक्रो सेकेंड, 100 माइक्रो सेकेंड, 5 माइक्रो सेकेंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आपके पास लिखा हुआ है, मुझको आंसर बताएं। व्हाट इज द मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR? थायरिस्टर के करंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं। डी बिल्कुल ही गलत है, Redmi Note 9 बिल्कुल ही आंसर गलत है तुम्हारा। पिंकी आपका आंसर बिल्कुल सही है।
आशा यादव, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हरिओम गलत है, ब्रजेश सही है, रक्षा शंकर सही है बिल्कुल। विजय गलत है, कुमार आपका गलत है, शुभम गुप्ता गलत है, शशिकांत आपका सही है। नियरेस्ट आंसर मारते हैं, कभी भी ऑप्शन जब दिए होते तो उसमें से नियरेस्ट आंसर मारा जाता है। पूजा आपका आंसर सही है, महिमा आपका आंसर सही है, अच्छा तुक्का लगा रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना जल्दी कर कैसे सकते हो। सर बताएं, नहीं बन रहा है। हाँ तो हम तो बता ही देंगे, क्यों परेशान हो, थोड़ा तो कभी ट्राई कर लो। कमलेश ठीक है तुम्हारा। चलो बोर्ड पे देखो बेटा, आ जाओ बोर्ड पे, ध्यान से देखिए। अब जरा आप देखेंगे, सबसे पहले देखें, आपका जो गेट सिग्नल है वो टर्न ऑन प्रोसेस इनिशिएट तभी करता है जब थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो। अदिति आपका आंसर गलत है, ठीक है। चलिए यहां बोर्ड पे देखिए, पहले हम देखते हैं कि क्या मेरा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है। तो आप देखेंगे नाउ दिस इज द एनोड एंड दिस इज कैथोड, प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड, माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड। तो थायरिस्टर बेटा मेरा फॉरवर्ड बायस है, बिल्कुल करेक्ट है, थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है। अब मैं इसको गेट सिग्नल दूंगा, जैसे गेट सिग्नल दूंगा तो स्विच मेरा क्लोज हो जाएगा। परमानेंटली तभी क्लोज होगा जब मेरा एनोड करंट लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगा, तब मैं गेट सिग्नल हटाऊंगा। तो यहां पर मैंने इसको गेट सिग्नल दिया, टी इक्वल टू, जब भी आप गेट सिग्नल देंगे उसको टी इक्वल टू 0 वाला इंस्टेंट माने। गेट सिग्नल दिया, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे आपने गेट सिग्नल अप्लाई किया, टी इक्वल टू 0 पे, दिस इज टी इक्वल टू 0, गेट सिग्नल दिया। अब ये गेट सिग्नल कितनी देर तक देना है ये निकालना है, ठीक है। तो गेट सिग्नल देते ही स्विच मेरा कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, स्विच विल बी क्लोज। स्विच को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। स्विच क्लोज होते ही थायरिस्टर से करंट फ्लो करेगा। थायरिस्टर के करंट को मैंने क्या मानता हूं, एनोड करंट। ये एनोड करंट ही मुझे निकालना। अब ये एनोड करंट कैसे निकालेंगे, ये थायरिस्टर का करंट निकालेंगे। ये एनोड करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ध्यान से देखिए। ये एनोड करंट फ्लो करते करते, ये जो एनोड करंट है ये फ्लो करते करते इस नोड तक आएगा, ध्यान से देखिए। ये एनोड करंट निकालना है, एनोड करंट, थायरिस्टर का करंट। ये एनोड करंट फ्लो करते करते इस नोड पे आएगा, इस नोड पे आने के बाद इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एनोड करंट इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि सीरीज आरएल सर्किट से, इस सीरीज आरएल सर्किट से कितना करंट पास करेगा, I1, कितना करंट, I1, और इस रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा, I2। इस रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा, I2। तो आप देखेंगे जो एनोड करंट है, दैट इज, आप केसीएल लगे, दिस करंट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस करंट प्लस दिस करंट। अगर बेटा आपको ये I2 करंट मालूम चल जाए और I1 करंट मालूम चल जाए तो आपको थायरिस्टर का करंट टाइम के रिस्पेक्ट में मालूम चल जाएगा। तो आपका मेन टास्क है कि एनोड करंट को निकालना। एनोड करंट को निकालने के लिए आपको आरएल सर्किट से जो I1 करंट पास करे, इस रजिस्टर से जो करंट पास करे, इन दोनों करंट को निकालना है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, जो एनोड करंट है, एनोड करंट निकालते हैं, एनोड करंट इज नथिंग बट इक्वल टू I1 प्लस I2।
ठीक है, एनोड करंट के एक्सप्रेशन को निकालने के लिए आपको I1 I2 के करंट को निकालना। चलो पहले हम जो है I1 के बारे में चलते हैं। ये I1 कौन सा करंट है? हेलो, I1 करंट क्या है? इस सीरीज RLC सर्किट से ये जो करंट पास करेगा, दिस करंट इज नथिंग बट द I1 करंट। हेलो, इस सीरीज RLC सर्किट से ये जो करंट पास कर रहा है दैट इज नथिंग बट द I1 करंट। ठीक है, चलो गेट सिग्नल दिया है, स्विच क्लोज हो गया। स्विच क्लोज होती है, सारा का सारा जो सप्लाई वोल्टेज है किसके क्रॉस दिखेगा? लोड के क्रॉस। तो ये बताइए सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है बेटा? हेलो, पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज इस सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस आ जाएगा, या फिर लोड के क्रॉस। लोड के क्रॉस आने के मतलब चूंकि पैरेलल में गई तो जितना बेटा इस सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस उतना ही बेटा इस रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज। ये बताओ, इस सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस डीसी वोल्टेज अप्लाई किया तो किसी भी टाइम पे इस सीरीज आरएल सर्किट से जो करंट पास कर I1 करंट, इसका एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस I1 करंट? I1 करंट का एक्सप्रेशन क्या है? इस सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस डीसी वोल्टेज लगा है तो बेटा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सीरीज आरएल सर्किट जो I1 करंट पास कर उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? हेलो, उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा VDC डिवाइडेड बाई R into 1 minus e की पावर t by 2। हेलो, VDC, दिस इज VDC, DC वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R1 into 1 minus e की पावर t by tau 1, वेयर tau 1 क्या है बेटा? इस सीरीज RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट tau 1 जो कि कितना हो जाएगा? L1 by R। कभी भी मुझे tau 1 की जरूरत पड़ेगी तो मैं L1 by R1 ले लूंगा। ठीक है, नाउ I2 क्या है बेटा? हेलो, I2 जरा ध्यान से देखिए। I2 क्या है बेटा? I2 क्या? इस रजिस्टर का करंट। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए दो चीज मालूम होना चाहिए, रजिस्टर का वोल्टेज, दूसरा रजिस्टर। रजिस्टर तो आपको मालूम है, इस रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज? ये बेटा स्विच क्लोज है तो पूरा पूरा सप्लाई वोल्टेज लोड के क्रॉस। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इन दोनों पैरेलल ब्रांच में पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो बेटा इस सीरीज आरएल के क्रॉस भी 100 वोल्ट आएगा, इस रजिस्टर के क्रॉस भी 100 वोल्ट। वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू VDC। हेलो, I2 वैल्यू कितना हो जाएगा? VDC डिवाइडेड बाई R2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, बस दोनों करंट नहीं मालूम चल गए? मालूम चल गए, बस वैल्यू पुट करो तो एनोड करंट का एक्सप्रेशन आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया एक लाइन में। एनोड करंट का एक्सप्रेशन I1T प्लस I2T। हेलो, I1T क्या है? VDC डिवाइडेड बाई R1 इंटू 1 माइनस e की पावर t बाई tau 1। और ये कितना हो जाएगा बेटा? VDC डिवाइडेड बाई R2। दिस इज द एनोड करंट का एक्सप्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। बस सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट कर दें। चलो इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख के इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई भी कर लेते हैं। कितना सप्लाई वोल्टेज है? VDC 100 वोल्ट। R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 ओम इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई tau 1। ये कितना है? दैट इज 100 वोल्ट। और बेटा R2 की वैल्यू कितनी है? 5 किलो ओम है बेटा। किलो का मतलब क्या होगा? 10 टू दी पावर 3। हेलो, दिस इज एनोड करंट का एक्सप्रेशन। चलो ये निकालते हैं, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा बेटा 20। नाउ दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई tau 1। tau 1 मैंने लिख रखा है बेटा, जब जरूरत होगी L1 बाई R1। ये कितना हो जाएगा? प्लस 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। ये मेरा एनोड करंट का एक्सप्रेशन है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या मानते थे बेटा? हेलो, जो मेरा एनोड करंट है, एनोड करंट बढ़ते बढ़ते लैचिंग करंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? T मिनिमम बता चुका हूं, ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैं लिख रहा हूं। when जब टाइम किसके बराबर होगा? T मिनिमम, तब मेरा एनोड करंट बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगा? लैचिंग करंट तक। जब यहां पर मैं T की वैल्यू कितनी रख दूंगा? T मिनिमम, तो मेरा एनोड करंट कितना हो जाएगा? लैचिंग करंट। और यही T मिनिमम क्या है? मिनिमम गेट पल्स। कम से कम इतने टाइम तक तो गेट सिग्नल देना पड़ेगा ना। वैल्यू पुट करो बेटा। जब मैं T की वैल्यू कितनी रख दूंगा?
टी मिनिमम, तो मेरा जो एनोड करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैचिंग करंट। लैचिंग करंट क्वेश्चन में दिया 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। टाउ 1 प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर -3। इस 20 को इधर ले आओ, इस 20 को इधर लेके आओ। 50 गुणे 10 टू द पावर -3 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -3, 5 इंटू 10 टू द पावर, दिस इज 5। 1 माइनस ई की पावर टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ 1, ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 5, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ 1। 5 से कट जाएगा, 5 31, दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ 1, जैसे 0.006, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दी, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ 1। इसको इधर लाओ, इसको उधर लेके आओ, ई की पावर माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ 1, 1 माइनस 0.006, ई की पावर माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ 1, जैसे 0.994। चलो टी मिनिमम निकालना है, एक्सपोनेंशियल हटाना पड़ेगा, लॉग बेस ई ln लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बेस ई, या फिर इसको बोलते हैं ln। टेकिंग ln को बोलते हैं लॉग बेस ई, बोथ साइड। लॉग बेस ई की पावर माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ 1, इसे 0.994। ठीक है, लॉग के अंदर अगर वैल्यू 1 से कम है तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। ये बेटा पावर, लॉग के अंदर लॉग पावर जो होती है लॉग के हमेशा बाहर आ जाती है। दिस इज टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ 1 इंटू लॉग बेस ई, और बेटा इसकी वैल्यू बताओ, लॉग बेस ई ln 0.994। इसको बेटा लिखते हैं, लॉग बेस ई को लिखते हैं शॉर्ट में ln। आपके जो है कैलकुलेटर में ln लिखा होता है, ln 0.994। ln के अंदर वैल्यू 1 से कम है, निगेटिव में आएगा। कितना आएगा बताओ जरा कैलकुलेट करके। ये वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 0. या फिर दिस इज माइनस 6.01 इंटू 10 टू द पावर -3। बिल्कुल ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी 1। आप कैलकुलेट करके देख लें, कम नहीं इतना ही आएगा। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। और दिस इज माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टाउ 1 माइनस 6.01 इंटू 10 टू द पावर -3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहां से टी मिनिमम, दिस इज टाउ 1 इंटू 6.01 इंटू 10 टू द पावर -3। टाउ 1 की जगह रख देंगे L1 बाई R1। L1 की वैल्यू बेटा कितनी है, L1 दिया था ये 0.5। देखो कितना दिया था, 0.5 दिया था ना, ये देखिए 0.5 दिया था। जैसे 0.5 ये दिया था 20। ठीक है, चलो ऊपर मैंने 100 से गुणा कर दिया, नीचे मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसमें से यहां मैं पॉइंट हटा देता हूं। 5 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 6.01 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20। ये कट गया बेटा 5।
इस 100 को मैं ऊपर लिए जा रहा हूं और इस 5 को इधर लिए जाता हूं। दिस इज 5 गुणे 6.01 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक, ये हो जाएगा बेटा 25 6.01 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड। 10 टू द पावर -6 को लिख सकते हैं माइक्रो और 25 दिस इज 150.25 माइक्रो सेकेंड। दिस इज नथिंग बट द टी मिनिमम। कम से कम इतनी देर तक गेट सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द मिनिमम गेट pulse width required to turn on the SCR। तो इसके सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा रहेगा? व्हाट इज द नियरेस्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। किसी को कोई शक हो तो बताएं, कर लेंगे क्वेश्चन। 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए, अब 3 के अलावा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। किसी को कोई शक हो तो बताएं, कोई डाउट? चलिए, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? नियरेस्ट आंसर इज बी पार्ट, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से लैचिंग करंट का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लें, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ होल्डिंग करंट। जो ग्राफ में होल्डिंग करंट था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालने बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि होल्डिंग करंट का रिलेशन टर्न ऑफ प्रोसेस से होता है। एससीआर को ऑफ कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ऑफ करना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, सिग्निफिकेंस ऑफ holding current, that is IH। ठीक है, चलिए, तो होल्डिंग करंट अब कल स्टार्ट करेंगे, और कल मैं आपको पहले 1 से 2 घंटे तक समझाऊंगा बेटा, चीजें लिखाऊंगा कुछ भी नहीं। फर्स्ट यू कैन बी अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। कल की क्लास में आपको लिखना नहीं है, एक बार पहले चीजें समझना है। क्यों हम रिवर्स रिकवरी करते हैं, क्या दिक्कत होती है, क्यों क्या क्या चीजें दी होती है, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, वो सारी चीजें समझेंगे जो है, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में ही क्लास लूंगा 7 बजे से जो है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा काम था तो नहीं ले पाया, कल मैं मॉर्निंग में ही क्लास लूंगा 7 बजे से। फर्स्ट यू कैन बी अंडरस्टैंड कि क्या है, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास छूट जाएगी तो फिर मैं आपको एससीआर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसलिए क्लास प्रॉपरली करिएगा, टाइम से करिएगा, ठीक है। अभी 7 बजे से आपकी ईडीसी की क्लास है, थोड़ा सा चाय वाय पीने के बाद यू कैन बी गो फॉर द क्लास एट 7। हाँ, सुबह 7 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हिमांशु सर आ गए, उनकी क्लास है, ईडीसी की क्लास आज, ठीक है। चलिए, ओके।